महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति की सरकार बन रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हम इस वक्त दक्षिण मुंबई में राज्य बीजेपी मुख्यालय के बाहर हैं और यहाँ पर सुबह से ही जश्न का माहौल है। मेरे साथ कुछ बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। अब इनसे हम उस सवाल का जवाब लेंगे जो इस वक्त सबके जहन में है कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी चॉइस क्या है, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। आप बताइए। देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे और उसी वजह से कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके 130 सीट लगभग लाया है, तो उसका हम फायदा लेंगे और हमारे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। आपका क्या सोचना है? देखिए, सबसे पहले तो धर्म युद्ध का ऐलान देवेंद्र जी ने किया था। अभी धर्म युद्ध हो चुका है। हम बटे नहीं तो कटे नहीं, एक थे इसलिए सेफ हो गए। तो पूरा महायुति का ये विजयी है और महायुति में भी भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। देवेंद्र जी हमारी पहली पसंद है और कोई नहीं है टक्कर में, क्यों हो तुम चक्कर में। अरे वाह वाह वाह। हमारे जी नेतागण वरिष्ठ महाराष्ट्र के देवेंद्र जी है। देवेंद्र जी ही सीएम पद के दावेदार है। हमारे लिए देवेंद्र जी सीएम पद के दावेदार। आप किसको चाहते हैं? बीजेपी से कौन सा नेता है जो मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखो, मुख्यमंत्री तो बनना चाहिए देवेंद्र जी को, क्योंकि जो कोविड के टाइम पे जो महाविकास आघाड़ी ने भ्रष्टाचार करके जनता की लूट की थी, अभी जनता ने देवेंद्र जी के विजन में फिर से एक बार बीजेपी सरकार को चुन के दिया है। और हम बीजेपी कार्यकर्ता, सारे बीजेपी कार्यकर्ता चाहते हैं कि फडणवीस जी एक बार फिर से महाराष्ट्र की धुरा संभाले और इस राज्य को देश में आगे लेके जाए। आप बताइए। देवेंद्र जी हमारी और हम सब लोगों की चॉइस है, क्योंकि देवेंद्र जी के जैसा दूरदृष्टि का नेता और एक युवा जो पूरे प्रदेश में जो कोई व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठा है उसके बारे में भी विचार करने वाला और उनके जैसा हर योजनाओं को अमल में लाने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाला, तो हमारा सबका विश्वास है कि हमारी जो पार्टी की कार्यकारिणी कमेटी होगी वो देवेंद्र जी को यहाँ का चीफ मिनिस्टर करके डिक्लेयर करेगी और मौका देगी महाराष्ट्र का सेवा करने का। बिल्कुल, तो आपने सुना बीजेपी कार्यकर्ताओं को और सभी एक मत से बोल रहे हैं कि फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी से सिर्फ एक ही नाम है कार्यकर्ताओं के मन में, वो है देवेंद्र फडणवीस का। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी बंगले में ये फोटो जो आप देख रहे हैं, इस पर लिखा है आमचे देवत, यानी कि हमारे देवता। आप देखिए कि समर्थकों से क्या कनेक्ट है एकनाथ शिंदे का, कि इस कदर उनको वो चाहते हैं और मानते हैं। और एक चिंता इन समर्थकों के भीतर है कि क्या इस वर्षा बंगलों में वो मुख्यमंत्री के तौर पर टिके रहेंगे। मुश्किल लगता है, क्योंकि 2.5 साल जब वो मुख्यमंत्री थे उनके कद को हमने इस तरह से बढ़ते देखा, क्योंकि डमी सीएम के तौर पर देखे जाते थे जब वो शपथ ले रहे थे। लेकिन महायुति में एक तरह से बीजेपी के सर्वे में भी एकनाथ शिंदे लोकप्रिय नेता के तौर पर देखे गए और 2.5 साल का उनका कार्यकाल भी ऐसा रहा कि एकनाथ शिंदे ने अपनी एक स्वतंत्र पहचान महायुति के भीतर बनाई। और क्या बीजेपी 130 पार सीटें लाकर भी ये त्याग करके सीएम की कुर्सी उनको दे देगी, ये समझते हुए भी कि कमज़ोर कहीं ना बनती हुई बीजेपी नजर आए अगले 5 सालों में। तो अगर नेता ये कह रहे हैं महायुति के कि इस पर चर्चा विमर्श करेंगे कि सीएम कौन बनाया जाएगा, कौन नेता होगा महायुति का, तो इसका मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे को एक तरह से मनाने की कोशिश हो रही है कि वो सीएम की कुर्सी बीजेपी को सौंप दें और डिप्टी सीएम के साथ ही कुछ अहम मंत्रालयों के साथ राजी हो जाएं। तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो समर्थक है एकनाथ शिंदे के, जो उन्हें कॉमन मैन मानते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि एकनाथ शिंदे सीएम नहीं रहे तो आगे आने वाले समय में उनका और उन समर्थकों का भी ज़मीन पर अस्तित्व क्या रह जाएगा। लोकसभा में अजित पवार का साथ फायदेमंद नहीं रहा भाजपा को, लेकिन विधानसभा में फायदेमंद होता हुआ दिख रहा है। वोट ट्रांसफर बीजेपी को इस चुनाव में हो गया है, ऐसा दिख रहा है। और अजित पवार की ज़रूरत बीजेपी को इसलिए है, आने वाले महापालिका चुनाव के लिए है, क्योंकि लोकल स्तर पर ये चुनाव होगा और उस वक्त अजित पवार की फैक्टर रहेंगे। इसलिए बीजेपी के लिए भी अजित पवार की और उनकी पार्टी एनसीपी की ज़रूरत दिख रही है। पिछले 5 दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी चाणक्य नीतियों से दिशा देने वाले 85 साल के राजनेता शरद पवार का करिश्मा इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं चल सका।
सुप्रीम कोर्ट से अपनी पार्टी की पहचान छीने जाने के बाद विधानसभा चुनाव में भी शरद पवार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ऐसी बस्तियां जिन्हें एनसीपी का गढ़ माना जाता था, वहां पर भी शरद पवार के उम्मीदवारों ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। एक और बीजेपी 130 से ज़्यादा सीटों पर आगे बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी ओर शिवसेना लगभग 57 सीटों पर आगे है। लेकिन बात करें अगर महाविकास अघाड़ी की, तो तीनों बड़े दल 90 सीटों में ही सिमट कर रह गए हैं। लोकसभा चुनाव में बेटी सुप्रिया सुले ने अपनी जीत दर्ज की थी, जिसके बाद एक बार फिर शरद पवार ने एनसीपी को लेकर अपने आप को असली एनसीपी बताया था। लेकिन योगेंद्र पवार और अजीत पवार के बीच हुई बारामती की लड़ाई में अजीत पवार ने अपनी जीत दर्ज कर शरद पवार को एक बड़ा झटका दिया है। ऐसे में इस बार का ये विधानसभा चुनाव महज शरद पवार के लिए एक चुनाव नहीं, लेकिन उनकी राजनीतिक सियासत का भविष्य तय करने के लिए एक अहम चुनाव माना जा रहा था। ऐसे में एक और जहां शरद पवार को इस चुनाव के नतीजे के चलते एक बड़ा झटका लगा है, देखना ये होगा कि महाविकास अघाड़ी अपनी आगे की रणनीतियों को कैसे तय करती है। लेकिन 5 दशक से महाराष्ट्र की राजनीति को आकार देने वाले शरद पवार आखिर अपनी पार्टी गंवाने के बाद दोबारा री एंट्री कैसे मारते हैं, ये समय बताएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहा है और बीजेपी और महायुति को बड़ी जीत हासिल हुई है। दरअसल इस चुनाव परिणाम में एक और बात स्पष्ट हुई है कि असली शिवसेना कौन सी है और नकली शिवसेना कौन सी है। शिवसेना एकनाथ शिंदे, जिन्हें उद्धव ठाकरे गद्दार और नकली शिवसेना कहते हैं, लेकिन जनता ने एक तरह से तकरीबन 60 के करीब सीटें जिताकर शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर ही असली होने की मुहर लगा दी है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कोशिश बहुत की, उनके बहुत से बड़े नेता जो जनाधार वाले थे वो सब चले गए थे, लेकिन जो बचे थे उनके साथ उन्होंने संगठन खड़ा करने की कोशिश ज़रूर की, मेहनत भी उन्होंने किया, लेकिन ज़्यादातर उनका जो प्रचार रहा वो नकारात्मक रहा। हमेशा वो गद्दार कहते रहे, एकनाथ शिंदे को कोसते रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी न करते हुए हमेशा उन्होंने अपने काम के बारे में बताया, अपनी योजनाओं के बारे में बताया, सरकार किस तरह की काम कर रही है उस बारे में बताया। तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को यहाँ पर मिलता दिखा। और सबसे बड़ी बात थी हिंदुत्व का विचार, क्योंकि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्व के विचार को लेकर चलने वाली थी, लेकिन उद्धव ठाकरे पर वही विचार छोड़ने का आरोप भी लगा। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्हें एक मुस्लिम वोट मिले थे, उससे उनका झुकाव भी उस तरफ बढ़ता दिखा। इस चुनाव में भी जिस तरह से मुस्लिम मौलवियों ने, मौलानाओं ने उनके पक्ष में फतवा जारी किया, उससे कहीं ना कहीं उनको नुकसान ही हुआ। उनके जो हिंदुत्व विचारधारा के जो वोटर थे वो कहीं ना कहीं खिसक गए, जिसका परिणाम आज है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की यूबीटी की वो है लगभग 20 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। और असली और नकली शिवसेना के इस विवाद में एकनाथ शिंदे ने बाजी मार ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। इन रुझानों में महायुति ने इतिहास रचा है और तकरीबन 220 के आसपास सीट जो हैं वो प्राप्त की हैं। वहीं उनके ओपोनेंट यानी कि महाविकास अघाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहा और इस महाविकास अघाड़ी को सबसे महत्वपूर्ण झटका लगा कांग्रेस की तरफ से, जब कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव में अपना सबसे खराब परफॉर्मेंस सामने लाया है, सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है वो दिया है। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ 18 सीटों पर सीमित रह गई है। वहीं उनकी घटक दल साथ में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने तकरीबन 21 सीटें प्राप्त की हैं। ऐसे में मुख्य कारण कांग्रेस के इस पूरे खराब परफॉर्मेंस का माना जा रहा है वो है लगातार चुनाव प्रचार के दौरान एक की एक चीज़ दोहराना, एक ही मुद्दों पे बातें करना और उसी मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना। लगातार कांग्रेस के जितने नेता महाराष्ट्र में आए वो रिजर्वेशन की राजनीति के पीछे बात करते रहे, वहीं 2-3 जो मुद्दे थे उन पर ही बात करते रहे। वहीं सबसे महत्वपूर्ण महाविकास अघाड़ी में जो कोऑर्डिनेशन था वो सीट शेयरिंग फार्मूला के शुरुआत से ही नहीं दिख रहा था और वहीं सीएम फेस को लेकर भी लगातार महाविकास अघाड़ी में विवाद बना हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि लगातार मुद्दे जो हैं उस तरीके से लोगों के सामने नहीं रखे गए जिस तरीके से रखना चाहिए था और लगातार
जो रिपीटिंग मुद्दा था, जो कि रिजर्वेशन को लेकर हो या बाकी 2-3 मुद्दे हो, उन पे ही फोकस किया और वही मुख्य तौर पर हार का कारण माना जा रहा है। महाराष्ट्र में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिल गया है और फिर एक बार राज्य में महायुति की सरकार बन रही है। लेकिन अगला सवाल अब ये है कि राज्य की राजनीति अब किस करवट बैठेगी। तो पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र को अब एक स्थायी सरकार मिल चुकी है जिसे कि 5 साल तक कोई खतरा नहीं है। अब जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनको लेकर सवाल है कि उनका आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे में बात करते हैं शिवसेना और एनसीपी की, यानी कि इन दोनों ही पार्टियों के दोनों धड़ों की। तो ये सवाल भी अब सेटल हो चुका है कि आखिर असली शिवसेना कौन सी है। चुनाव के पहले ये कहा जा रहा था कि भले ही एकनाथ शिंदे के पास आधिकारिक पार्टी का नाम हो, चुनाव चिन्ह हो, और दूसरी तरफ अजीत पवार के पास भी एनसीपी का आधिकारिक नाम और चुनाव चिन्ह हो, लेकिन जनता ही ये तय करने वाली है कि आखिर असली पार्टियां कौन सी हैं। तो जनता ने तय कर दिया है कि असली शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे वाली है और असली एनसीपी अजीत पवार वाली है, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों को अपने विरोधी खेमे के मुकाबले कहीं ज़्यादा सीटें मिली हैं। अब सवाल ये उठता है कि आगे उद्धव ठाकरे का क्या होगा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का क्या होगा। तो ऐसे में इसका जवाब जो है मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के दौरान ही मिल सकता है, क्योंकि अब शिवसेना के लिए एक अस्तित्व बनाए रखने की लड़ाई शुरू हो जाएगी। महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो अपना सत्ता में उन्होंने वापसी की है, और इसमें झारखंड की महिला वोटरों की भूमिका सबसे अहम रही है। ये महिला वोटर जो हैं कहीं ना कहीं सब पे भारी रही हैं। ये मैया स्कीम अच्छा है या नहीं है? हाँ, अच्छा है। पैसा मिला कि नहीं मिला? पैसा मिला। पैसा मिला, उसके बदले में वोट दिए कि नहीं दिए? हाँ, दिए। आप लोग बताइए, ये जो मैया स्कीम है उसमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, कैसे ना हुआ। तो वोट दिए? हाँ। खासकर महिलाओं के लिए जो मैया स्कीम जो शुरुआत हुई, जिस स्कीम के तहत पिछले 4 महीनों से इनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये जा रहा है, और साथ ही साथ इनको वादा किया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा कि जैसे ही शपथ ग्रहण करेंगे तो दिसंबर महीने से ये जो राशि है 1,000 जो है वो 2500 हो जाएगी। और आज का जो परिणाम है, निश्चित रूप से बीजेपी को इस बात का एहसास था कि ये मैया स्कीम ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा कारगर भूमिका अदा कर रहा है इंडिया गठबंधन के लिए, इसलिए उन्होंने गोगो स्कीम के तहत 2100 रुपये देने का वादा किया। लेकिन झारखंड की महिलाओं ने फिलहाल, जिन्होंने उनके खाते में 4 महीने में 4000 रुपये डाले, उन्हीं के ऊपर आखिरकार उन्होंने अपना भरोसा जताया, और जिसके कारण झारखंड में एक बार फिर हेमंत सरकार की वापसी हो रही है। हेमंत सोरेन ने एक तरह से इतिहास लिख दिया है, और झारखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार है कि जब एक सरकार दोबारा चुन के 5 साल पूरा करने के बाद दोबारा चुन के आई है। और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो आदिवासियों का वोट था। लगातार पहले दिन से हम देख रहे थे कि किस तरह से भाजपा ने आदिवासी वोट बैंक पे डोरे डालने की कोशिश की, और वो जो बात कर रहे थे, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो है वो यहाँ पर सेटल करने में मदद कर रही है, और कैसे वो जो है जो आदिवासियों के लिए जो रिसोर्स है उसमें वो सेंध लगा रहे हैं। तो कोशिश ये थी कि किसी तरीके से वो जो मामला है जिसमें कि आदिवासियों को ये मैसेज जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनकी हितैषी पार्टी नहीं है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में, वो काम किया हेमंत सोरेन का जेल जाना। हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी ये आदिवासियों को समझाने में सफल रही कि देश के वो इकलौते उस समय के आदिवासी मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद कैसे भाजपा ने उन्हें टारगेट किया। भाजपा को एक आदिवासी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं है, कैसे उनको टारगेट किया और टारगेट करके उनको जेल भेजा। तो आदिवासियों में ये बात घर कर गई थी कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। दूसरी जो बांग्लादेशी घुसपैठी वाली बात थी वो उनके गले उतरी नहीं, और कुल मिला के उसका रिज़ल्ट ये रहा कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जो कि काफ़ी बड़ा इलाका है झारखंड का, और काफ़ी सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिस पर आदिवासी जो है वो डिसाइडिंग वोट में आते हैं, तो वो उनके साथ खड़े रहे। और जो जेएमएम की जो राजनीति है
वो मुख्य तौर पे आदिवासियों की राजनीति रही है। उसकी उत्पत्ति भी आदिवासी राजनीति से हुई है। तो आदिवासी उनके साथ खड़े रहे और उसका रिजल्ट ये रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोबारा चुन के रांची में सत्ता में आ गई। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, ये उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और इस जीत के बाद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आतिशबाजी हो रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दिया और उन्होंने 7 सीटों पर जीत को बता दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता खड़ी है। मुख्यमंत्री ने ये बताने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे वो दरअसल जनता का मूड मिजाज नहीं है, बल्कि जनता का मूड है भारतीय जनता पार्टी का साथ, और ये उपचुनाव में दिखाई दिया है। सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से लेकर तमाम मंत्री जो थे इस पूरे चुनाव के कार्यक्रम में थे वो शामिल थे। और इसी वजह से आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर जीत का जश्न हुआ है, ये जश्न बता रहा है कि एक छोटा चुनाव, जिस चुनाव से ना सरकार बननी है ना बिगड़नी है, लेकिन बावजूद उसके इस जीत के मायने क्या हैं वो इस जश्न से देखकर समझा जा सकता है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं और ये जीत उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक उत्साह और उमंग देने वाली जीत है। वहीं एक बड़ा सेटबैक समाजवादी पार्टी को लगा, क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है उसने 9 में से 4 सीटें 2022 में जीती थी, लेकिन इस बार वो सिमट करके 2 सीटों पर रह गया और मार्जिन भी कम हो गया। खुद अखिलेश यादव की सीट करहल में जो मार्जिन था वो मार्जिन महज करीब 14,000 का रहा और कानपुर की सीसामऊ सीट पे जो मार्जिन था वो मार्जिन 8,000 के आसपास आ गया। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कुंदरकी का जिक्र करते हुए कहा कि कुंदरकी में 1.25 लाख से ज़्यादा वोटों की जो जीत है वो जीत बताती है कि अब हर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है। और इस बीच में मुख्यमंत्री ने एक तंज भी किया और कहा कि कुंदरकी में कुछ लोगों को अपनी गोत्र और अपनी विरासत याद आ गई होगी और इसलिए जो जीत थी और ज़्यादा बड़ी होगी।